तो सुबह धारा 2 का सबसेक्शन 1 ये कंप्लीट है। अब धारा 2 का सबसेक्शन 2 इसकी बात होनी है। तो सबसेक्शन 2 में कह रहा है कि उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं है, किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ये भारतीय न्याय संहिता उसमें परिभाषित है, तो उन शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में उन्हें दिए गए। इसका मतलब यह हो गया कि आप ऐसे भी मान सकते हैं, मानो सीआरपीसी का डेफिनेशन क्लास या बीएनएसएस का डेफिनेशन क्लास, इसमें बहुत सब कुछ भी जुड़ा है जो भारतीय न्याय संहिता उसमें परिभाषित किया गया है, या फिर जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम उसमें परिभाषित किया गया है। ये ड्राफ्टिंग की आर्ट जिसमें बात को संक्षिप्त रूप से कहा गया है, आपको भी आर्ट सीखनी चाहिए, क्योंकि जब आप मेंस में प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तब आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त, लेकिन संपूर्ण होना चाहिए, और उसमें सारी डायमेंशंस ये भी होनी चाहिए। अगर एक लाइन में कहें तो उसमें समग्रता, संक्षिप्तता और पूर्णता, ये तीनों बातें होनी चाहिए। क्योंकि आपको प्रश्नों के उत्तर समझ में ही नहीं होते, इसलिए आप समझाने का प्रयास करते हैं, और चूंकि खुद भी समझ में नहीं है वो जिसे समझाने का प्रयास कर रहे हो, इसलिए पेज दर पेज पेजिंग तो होती है, लेकिन उस पेजिंग में आइडिया कोई नहीं होता। और चूंकि एलएलबी या एकेडमिक एग्जामिनेशंस में पेजिंग के ऊपर नंबर ये मिल जाते हैं, इसलिए आपको गलतफहमी हो जाती है कि शायद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हैं, और जबकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ कतई तैयार ही नहीं होते, क्योंकि आपको बेसिक आइडियाज यही नहीं होते। मेरा दावा है कि अगर बेसिक आइडिया क्लियर है तो कानून में बहुत लंबे उत्तर नहीं दिए जा सकते, क्योंकि कानून निश्चित है, और जो निश्चित है उसे बढ़ाया नहीं जा सकता, उसकी व्याख्या नहीं करवाई जा रही। आपसे यह पूछा जा रहा कि सेटल्ड लॉ इसके मुताबिक अमुक चीज क्या है, और जो सेटल्ड लॉ के मुताबिक अमुक चीज है वो तो तय है, उसमें घटोतरी या बढ़ोतरी का प्रश्न ही कहां है। इसलिए अगर कोई वाकई लॉ टीचर है तो जैसे ही वो ये देखेगा कि आपने ए और बी और सी और डी इतनी कॉपियां ले रखी हैं, वैसे ही उसे समझ में आ जाएगा इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं आता। आप जिगजैग स्टाइल में कुछ लोगों को समझाने का प्रयत्न भर कर रहे हो, वास्तव में जो आप समझाने का प्रयत्न कर रहे हो वो आपको भी नहीं मालूम, क्योंकि अगर आपको मालूम है तो फिर बहुत समझाने का प्रयत्न करना ही नहीं है, जो कुछ तय है उसे सीधे सीधे रख देना है। तो ये जो विधायिका की कला है, आप बेर पढ़ेंगे, बेर के शब्दों में, बेर के प्रोविजंस में संक्षिप्तता है, संपूर्णता है, किंतु समग्रता भी है। उसमें कोई ऐसा आइडिया नहीं है जो उन्होंने लिख ना दिया हो।
संक्षिप्तता, इसके लिए समग्रता और संपूर्णता का त्याग नहीं किया उन्होंने, लेकिन समग्रता और संपूर्णता के साथ संक्षिप्तता, इसका ध्यान रखा है। आप देखें, थाने की डेफिनेशन की उन्होंने, तो उन्होंने कहा स्थान भी थाना है और क्षेत्र भी थाना है। बात एकदम संक्षिप्त है लेकिन संपूर्ण है, इसमें कुछ छूटा नहीं। और यही वो आर्ट है जिसे ड्राफ्टिंग की आर्ट कहा जाता है। जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति ने कानून का सिर्फ प्रारूपण किया है, तो प्रारूपण छोटी बात नहीं है, क्योंकि प्रारूपण करने में आपको शब्द चयन ये करना होता है, और शब्द चयन में यह ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन सा शब्द चुने कि बात भी पूरी रहे, बात डायमेंशंस में कंप्लीट ये भी रहे, लेकिन कम से कम शब्दों का प्रयोग ये हो। आप कॉमेडी सीरियल देखें, हम एक कॉमेडी सीरियल देख रहे थे, उसमें उसने शर्त लगाई हुई है कि आपको कम से कम शब्दों का प्रयोग ये करना है। अब कोई आ रहा है, वो पूछ रहा मे आई कम इन सर, भगा दे रहा है। कोई कहता है अंदर आ जाए, भगा देता है। वो एक आता, वो कहता घुसूं, वो कहता घुस। अब देखिए, परमिशन भी है, समग्र है, संक्षिप्त है, संपूर्ण है, ठीक है, इस ढंग से नहीं बोलना चाहिए, वो तो कॉमेडी सीरियल है, लेकिन आइडिया ये पकड़ा जा सकता है, एक शब्द का इस्तेमाल, और सब कुछ उसमें है। उसने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया और उसने भी सब कुछ कह दिया। उन्होंने कहा घुसो, उसने कहा घुस, ठीक है। तो आप देखें, एक शब्द का इस्तेमाल और सारी बात का जवाब। तो ये प्रारूपण की कला है, और जब ये आपको आती है तो मेंस में समय कम नहीं पड़ता। अक्सर ये शिकायत होती है किसकी, आपकी, कि मेंस में बहुत लिखाते हैं, वास्तव में वे चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं, आपको कुछ मालूम ही ना हो, और अगर मालूम भी हो तो कम से कम शब्दों में अपनी बात कैसे कहें कि वो पूरी भी हो, डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम ठीक हो, लेकिन कम से कम शब्दों का इस्तेमाल ये भी हो। उसी सीरियल वो आगे पूछता है कहां से आए हो, वो कहता भिलाई। क्या करते हो, सिलाई। घर में कौन कौन, उन्होंने कहा माई और भौजाई। अब लीजिए, एकदम सारी बात का जवाब दे रहा है और बेहद कम शब्द। वो उससे कहता हां तुम एकदम ठीक आदमी हो, ऐसे ही बोलना चाहिए। तो आइडिया ये हम यहां से ले सकते हैं। एक सबसेक्शन बनाया लेजिस्लेचर ने, केवल इतना कहा कि जो शब्द और पद यहां परिभाषित नहीं है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता, यह आईटी एक्ट 2000, इसमें डिफाइन है। वे भी इस डेफिनेशन क्लास के भाग समझे जाएंगे। अब उन सारे शब्दों और पदों को यहां दोहराने की जरूरत नहीं बची। उन्होंने आपकी इंटेलिजेंसिया इसे आवाज दी है, और आप अपनी इंटेलिजेंसिया से यह समझ सकते हैं कि वे भी इस डेफिनेशन क्लास का भाग हैं। और वो यहां कैसे उपयोग होगा, अभी जब बीएनएसएस हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो देखेंगे।
तो उन्होंने कहा मान लीजिए बलात्कार का ट्रायल या बलात्कार का विचारण इतने समय में समाप्त होना चाहिए। तो बलात्कार क्या है? वो जो आप समझते हैं, ये वो जो भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित है। क्योंकि आपकी जो डेफिनेशन है बलात्कार की, वो कन्वेंशनल है, वो पारंपरिक है। और अब बलात्कार की डेफिनेशन पारंपरिक परिभाषा से बहुत परिवर्तित हो गई है। अब बलात्कार वही नहीं है जो आप पारंपरिक तौर पर जानते हैं। अब उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। तो वो क्या क्या है, ये आपको भारतीय न्याय संहिता बताएगी। और जब उस सारे में से किसी का भी विचारण करने की जरूरत होगी तो समय सीमा कितनी होगी, ये बीएनएसएस ये बताएगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में यूज हो सकती है, इसको परमिट करेगी बीएनएसएस। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है ये बताएगी आईटी एक्ट 2000। तो इट इज द टेक्निक which is used by the legislature, and you also must use that because that is very beneficial for you also। ठीक है, वो आपके लिए भी बहुत उपयोगी, आपको उसका उपयोग करना चाहिए। आप देखेंगे कानून उसमें जो कुछ लिखा है वो तो खूबसूरत है ही, लेकिन उसका लिखने का ढंग ये और भी खूबसूरत है। और जब उस लिखे की और उसके अर्थ की खूबसूरती आपको नजर आती है तो आपके अंदर का सौंदर्य बोध वो उसको अपने आप ग्रहण करता है। बड़े स्वाभाविक तौर पर वो कानून आपको याद होता चला जाता है। फिर कोई मेहनत नहीं करनी है। मेहनत तो सिर्फ इसलिए लगती है आपको उसकी सुंदरता दिखाई नहीं देती, और जो आपको सुंदर नहीं दिखता वो आपको याद रह ही नहीं सकता। आपको सिर्फ वो याद रहेगा जो आपको सुंदर दिखाई देगा। याद रखने की जो कसौटी है या याद रखने के लिए जो इसेंशियल है वो है वस्तु का सुंदर होना। सुंदरता विचारों में होती है। सुंदरता, आप कहते कविता बहुत सुंदर थी, तो कविता का कोई स्वरूप थोड़ा ही है। जो मन को भा जाए वो सुंदर होता है। वो शरीर हो सकता है, वो विचार हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो सौंदर्य अनुभूति जो आपको प्रसन्नता दे वो सुंदर होता है। धर्म आपको प्रसन्नता देता है, शिक्षा आपको प्रसन्न करती है। इसलिए धर्म और शिक्षा ये मनुष्य की सौंदर्य बोध की उपज है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि मनुष्य में सौंदर्य अनुभूति है, सौंदर्य की अनुभूति करने की क्षमता है, वो अनुभव कर सकता है। ये यूं कहें उसने युगों में जो कुछ सुंदर अनुभव किया है उसी को उसने शिक्षा और धर्म इस रूप में स्थापित किया है। शिक्षा और धर्म ये मनुष्य की सौंदर्य अनुभूति के उदाहरण हैं। तो आप बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ अगर कानून की सुंदरता अपने मन को दिखा पाए तो फिर आपको कानून याद करने की जरूरत नहीं है। आपका चित्त, आपका मन उस कानून को खुद ब खुद याद कर लेगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ अनफोल्ड करना है प्रोविजंस की उन खूबसूरती को जो विधायिका ने उनमें रखी है या उनमें शामिल की है। तो इस रूप में हम देखें तो बड़े खूबसूरत ढंग से whatever has been write down by the legislature in those two acts
ठीक है, उसको उन्होंने इस बीएनएसएस का भाग ये बना दिया। ये बड़ी खूबसूरत तकनीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन 3 दिखाई देता है। सेक्शन 3 कहता है निर्देशों का अर्थ लगाना, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो शब्द का जो प्रयोग होगा वो होगा मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट शब्द का क्या अर्थ लें? बिकॉज जब हम सोसाइटी में देखते हैं तो उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और फिर जब हम कोर्ट जाते हैं तो वहां होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब बीएनएसएस में केवल लिखा है मजिस्ट्रेट, तो हम क्या अर्थ लें कि जहां पर मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किया गया है वहां अर्थ क्या है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट? क्योंकि कोई विशेषक शब्द ये तो लगा नहीं, या तो मजिस्ट्रेट शब्द से पहले कोई एडजेक्टिव इसका प्रयोग हो जाए, और एडजेक्टिव अगर इसका प्रयोग हो गया तो नाउन की विशेषता स्वयं बताएगा। वो स्वयं बताएगा कि वो ऑब्जेक्ट जो नाउन के तौर पर प्रयुक्त हुआ है और जिसकी विशेषता वो बता रहा है वो विशेषता किस प्रकार की है वो खुद बता देगा। लेकिन विशेषक शब्द इसका प्रयोग है ही नहीं, सिर्फ मजिस्ट्रेट लिखा है। अब क्या अर्थ लें? जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, सब जो एसडीएम वगैरह है वो सब भी मजिस्ट्रेट है, लेकिन वे एग्जीक्यूटिव है और ये जुडिशियल है। और आगे जब हम बीएनएसएस में प्रवेश करेंगे तो हम देखेंगे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये किसके अधीन है? उच्च न्यायालय के। और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं ये किसके अधीन है? राज्य सरकार के। अधीनस्थता के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मजिस्ट्रेट अलग अलग हैं, वो उच्च न्यायालय के अधीन है। पिछली जो सीआरपीसी है उसमें सेक्शन थी 483, और वो 483 सेक्शन जुडिशियल मजिस्ट्रेटों पर सुपरविजन की अथॉरिटी किसको देता था? उच्च न्यायालय को। और वर्तमान जो बीएनएसएस है इसमें भी 483 का सब्स्टिट्यूट प्रोविजन ये होगा ही होगा, क्योंकि वर्तमान में भी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय पर पर्यवेक्षण अर्थात सुपरविजन की अधिकारिता है वो किसमें व्यस्त है, किसमें निहित है? उच्च न्यायालय। इसलिए 483 का सब्स्टिट्यूट प्रोविजन बीएनएसएस में आगे मिल जाएगा। मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये उच्च न्यायालय के अधीन है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये राज्य सरकार के अधीन है। क्यों है? काहे है? क्या इससे पहले, क्या हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अलग अलग प्राधिकारियों के अधीन थे? तो आप पाएंगे 1973 से पहले, या यूं कहें जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में नहीं था तब कार्यपालक मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट इनके बीच कार्य का वितरण या इनकी जो अधीनस्थता है वो अलग अलग प्राधिकारियों में निहित हो, ऐसा नहीं था। लेकिन जब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया तब से क्या हुआ है कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनको देखेंगे तो मेरा ख्याल है अनुच्छेद 50 है शायद,
जो ये कहता है देयर विल बी ए सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये अपेक्षा करता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका इसको अलग अलग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, ये दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। भले ही कार्यपालिका और न्यायपालिका के ना, ठीक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलग न होने की सूरत में न्याय हो, लेकिन यह संदेह रहेगा कि न्याय हुआ या नहीं हुआ। क्यों? हमने सुबह भी बात की, लगातार बात की है कि अपराधों के किए जाने की दशा में जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी होगी वो कौन होगी? कार्यपालिका। प्रोसिक्यूट कौन करेगा? कार्यपालिका। अब अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका ये अलग अलग नहीं है, इस दृष्टिकोण से कि जमीन पर जो एडजुडिकेशन का काम कर रहा है वो भिन्न भिन्न प्राधिकारियों के अधीन है, यानी वो कार्यपालिका के अधीन नहीं है, तो इस बात का संदेह हमेशा विद्यमान रहेगा कि जो कुछ डिसाइड हुआ वो ठीक है भी या नहीं है। क्योंकि धरातल पर जो डिसाइड कर रहा है वो अंततः उसके अधीन है। जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है यानी कार्यपालिका, वही प्रोसिक्यूट कर रही है, और धरातल पर मजिस्ट्रेट डिसाइड कर रहा है वो राज्य सरकार के अधीन है। तो भले ही वो न्याय के उच्चतम आदर्शों का पालन करे और सब कुछ ठीक डिसाइड करे, लेकिन फिर भी एक संदेह रहेगा, मनों में एक शंका ये रहेगी कि जाने ठीक डिसाइड किया भी और जाने नहीं किया। दैट इज वाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द मैंडेट इन दिस स्टाइल कि देयर मस्ट बी अ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अब एक बात कि जो एग्जीक्यूटिव है उसे प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के तौर पर काम करना है, लेकिन प्रोसिक्यूशन की जरूरत ना पड़े, यह ज्यादा बेहतर स्थिति है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ठीक है ना? जो प्रिवेंशन है, ठीक है, वो उपचार से हमेशा बेहतर है। बचाव उपचार से बेहतर है, क्योंकि अगर बचाव हुआ तो उपचार की आवश्यकता ये होगी नहीं। तो अगर किसी के बारे में संभावना है या किसी काम के बारे में संभावना है कि इससे गड़बड़ हो जाएगी और गड़बड़ होगी तो प्रोसिक्यूशन की जरूरत पड़ेगी, तो उस दशा से निपटने का काम एग्जीक्यूटिव के पास रहना चाहिए, ठीक है ना? उस काम से निपटने का जो जिम्मा है वो एग्जीक्यूटिव का ही होना चाहिए, क्योंकि शांति और व्यवस्था उन्हीं की जिम्मेदारी है। जब गड़बड़ हो जाएगी तो जो गड़बड़ करेगा उसे भी न्याय के लिए उपस्थित करना उन्हीं की जिम्मेदारी है। न्याय करना ये न्यायपालिका का काम है, तो न्याय करने का काम बहुत लेट शुरू होगा, उससे पहले बहुत सारे काम करने होंगे। अच्छा, जिसके बारे में सूचना है कि वो गड़बड़ कर देगा, जरूरी नहीं वो गड़बड़ कर ही दे, ये भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो बता रहा है कि वो गड़बड़ करने वाला है वो भी सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान का नहीं, ठीक है ना? वो भी हो सकता है झूठ सूचना दे रहा हो। ये वो जो कुछ करने वाला है उससे अगर गड़बड़ की सूचना है तो परमिशन उस व्यक्ति से कही जा सकती है कि आप लीजिए, ताकि परमिशन देते समय
हम इस बात का ध्यान रख सकें कि आप ऐसा करेंगे तो, लेकिन ऐसे ही करेंगे और कैसे भी नहीं करेंगे। अब देखिए, यहां अभी गड़बड़ हुई नहीं, इसलिए न्यायपालिका का हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी इस बात के न्याय निर्णय की जरूरत है कि संबंधित काम से गड़बड़ होगी या नहीं होगी, फिर भी न्याय निर्णय की जरूरत है। लेकिन यह न्याय निर्णय वो नहीं है कि अमुक व्यक्ति ने गड़बड़ की या नहीं की, क्योंकि गड़बड़ अभी हुई ही नहीं। यानी न्याय निर्णय की जरूरत तब भी हो सकती है जब अपराध हुआ ही नहीं, लेकिन हो जाने की संभावना है, और न्याय निर्णय की जरूरत तब भी होगी जब अपराध हो जाएगा। अपराध होने से बचाने के लिए कुछ कामों के विनियमितीकरण की, रेगुलराइजेशन की जरूरत है, या कुछ कामों को रोके जाने की जरूरत है। लेकिन वो दशा है कि कामों को रोका जाए या कामों को विनियमित किया जाए, इसके लिए भी न्याय निर्णय जैसा ही कुछ करने की जरूरत है। जब दो फंक्शन निकल आए तो दो मजिस्ट्रेट बनाने पड़ेंगे। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो तब बात करेगा आपसे जब कोई अपराध कर देगा, तब वो ये देखेगा अपराध किया या नहीं किया। अपराध हुआ है, लेकिन क्या इसी ने किया? ऐसा तो नहीं दूसरे ने किया। अपराध हुआ है, नो डाउट, लेकिन किसने किया? ठीक है, इनके डंडा लगा, लेकिन डंडा ऊपर से गिरा था या किसी ने मारा था? क्योंकि चोट तो दोनों ही दशाओं में लगेगी। ऐसा तो नहीं है ठोकर खाकर गिरी हो और दुश्मन को फंसा दिया हो, या फिर दुश्मन ने मारा लेकिन गाली इन्हीं ने दी थी, और वो गाली ऐसी थी कि कोई भी मारता ही नहीं। मारा गलत किया, लेकिन उतना गलत नहीं किया जितना अपनी मर्जी से मारते तो गलत करते। परिस्थिति इन्होंने ही पैदा की। तो इन दशाओं में न्याय निर्णय में दंड की मात्रा में भिन्नता ये होनी चाहिए। इन सारी बातों का न्याय निर्णय करने के लिए कोई प्राधिकारी ये होना चाहिए, और जो प्राधिकारी इस बात का न्याय निर्णय करेगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट वही होगा। लेकिन अगर गड़बड़ नहीं हुई है, लेकिन संभावना गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर शांति और व्यवस्था के हित में निर्णय लेने का हक उसे मिलना चाहिए जिसे शांति और व्यवस्था को मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी गई है, अर्थात राज्य सरकार और उसके अधीनस्थ प्राधिकारियों को। ठीक है, और राज्य सरकार के जो अधीनस्थ प्राधिकारी हैं वे भी अगर ये निर्णय ले रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए शांति और व्यवस्था के हित में जिसे करना अपेक्षित है, तो इस विषय में निर्णय लेने के लिए भी वो जो कार्यवाही चलाएंगे वो भी न्यायिक कार्यवाही के नेचर की होगी। क्योंकि न्यायिक कार्यवाही हम लोगों ने पढ़ी है कौन सी है, जिसमें शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है या शपथ पर साक्ष्य लिया जा सकता है, और साक्ष्य के माध्यम से ही तय होगा कि स्थिति और परिस्थिति क्या है। लेकिन दोनों स्थितियों में फर्क है, दोनों स्थितियों में अंतर है। इसलिए दोनों स्थितियों से निपटने के लिए दो प्रकार के मजिस्ट्रेटों की कल्पना ये सीआरपीसी में की गई है या बीएनएसएस में की गई है। विस्तार से बात होगी धारा 6 पे। दंड न्यायालय के तौर पर कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय ये भी निर्मित हुए हैं, और दंड न्यायालयों के तौर पर जिला में आपका जो न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय हैं वे भी सीआरपीसी में या बीएनएसएस में कॉन्स्टिट्यूट किए गए, और दोनों के कार्यों का बंटवारा ये धारा 3 के माध्यम से किया गया है। ठीक है ना, धारा 3 बता रही है कि दोनों के काम अलग अलग होंगे, और धारा 3 ये भी बता रही है कि अगर बीएनएसएस में केवल मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किया गया
तो अर्थ हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट का लिया जाएगा, अर्थात यह लिखा कि मजिस्ट्रेट ऐसा करेगा, इसका मतलब यह होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसा करेगा। इसका अर्थ यह निकला कि विधायिका अगर विशेष रूप से बीएनएसएस में कोई ताकत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को देना चाहेगी तो वह मजिस्ट्रेट से पहले कार्यपालक विशेषण का प्रयोग करेगी, अन्यथा केवल मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग करेगी और बार बार इसे दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धारा 3 बनाने के बाद कि मजिस्ट्रेट से पहले अगर कार्यपालक शब्द नहीं लिखा है तो उसका अर्थ क्या है यह बताने की बार बार जरूरत न पड़े, इसके लिए उसने एक बार धारा 3 बना दी और उसी टेक्निक का प्रयोग किया जिसकी बात हम कर रहे थे कि कैसी होनी चाहिए, समग्र, संक्षिप्त और संपूर्ण। आप धारा 3 देखें क्या कहा उसने कहा जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यानी जहां पर बात, अब जैसे मान लीजिए बात शांति और व्यवस्था की चल रही है, अपराध की चली नहीं रही और मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग हो गया, तो डेफिनेटली संदर्भ से यह अपेक्षित हो रहा है कि यहां पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट होना चाहिए। यह शब्द जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, विधायिका जानबूझकर लगा देती है प्रिकॉशन के तौर पर कि मान लो कहीं पर गड़बड़ हो ही जाए, सारी सावधानियां बरतने के बाद भी गड़बड़ हो गया, प्रोविजन बनाया शांति और व्यवस्था के मेंटेनेंस के लिए और भूल से वहां पर मजिस्ट्रेट से पहले कार्यपालक शब्द लगाना छोड़ गए, तो मामला क्योर हो जाए इन शब्दों से, क्योंकि उन्होंने क्या कहा जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक क्या होगा, किसी विधि में किसी क्षेत्र के संबंध में किसी मजिस्ट्रेट के बिना किसी विशेषक शब्दों के प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति किसी निर्देश का ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले यथास्थिति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा, किंतु कब तक, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक ऐसा किया जाएगा कि अगर बीएनएसएस में किसी क्षेत्र विशेष में या किसी कार्य विशेष के लिए शक्ति संपन्न किसी मजिस्ट्रेट को किया गया है और बिना किसी विशेषक शब्द इसके प्रयोग के उसे सशक्त किया गया है, तो फिर अर्थ क्या लिया जाएगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग, ठीक है, यह अर्थ लिया जाएगा जैसा वहां लिखा हो। जैसे वहां लिखा मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, तो फिर अर्थ कैसे लेंगे, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। वहां लिखा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो जुडिशियल तो लिखा ही नहीं, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, तो अर्थ लेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। लेकिन ये कब, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। अब संदर्भ चल रहा है शांति और व्यवस्था का और वहां पे मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग है और विशेषक शब्द नहीं है क्योंकि भूल गए, तो विधायिका सब कुछ ध्यान में रखने के बाद प्रिकॉशन के तौर पर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेती है कि जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। अब वहां संदर्भ इस बात की सूचना दे रहा है कि यहां पर मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग नो डाउट कार्य, ठीक है, विशेषक शब्दों के बिना है, लेकिन फिर भी संदर्भ के कारण यहां पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट समझा जाएगा, न कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के कार्यों में जो भिन्नता होगी वो उन्होंने कहां बता दी, सबसेक्शन 2 में कहता है जहां इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकने वाले कृत्य ऐसे मामलों से संबंधित है, यानी कहता है जहां इस संहिता से भिन्न, यानी कोई और विधि है, इस संहिता में तो स्थिति आ गई जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो ऐसी स्थिति रहेगी, ठीक है। तो सबसेक्शन 2 और 3
सबसेक्शन 2 और 3 इस बात को बताएगी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा जो काम किए जाएंगे वे किस प्रकार परस्पर भिन्न होंगे। उनके कामों में जो भिन्नता है उसकी प्रकृति को स्पष्ट करेंगे सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 के माध्यम से। कहता है जहां इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकने वाले कार्य निम्न प्रकार के हैं, जिनमें साक्ष्य का अधिमूल्यन, एविडेंस का अधिमूल्यन, ठीक है, अथवा सूक्ष्म परीक्षण या कोई ऐसा विनिश्चय करना अंतर्वलित है जिससे किसी व्यक्ति को किसी दंड या शास्ति यानी पेनाल्टी अथवा अन्वेषण, जांच या विचारण होने तक अभिरक्षा में निरोध की संभावना हो सकती है, या जिसका प्रभाव उसे किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजना है, वहां वे कृत्य इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकते हैं। यानी इस संहिता में तो आपको बता ही दिया जाएगा कि ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा, लेकिन कोई अन्य विधि है उसमें मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग हो गया किसी काम को करने के लिए कि मजिस्ट्रेट ये सशक्त होगा। तो कार्य का नेचर देखेंगे हम, काम किस प्रकार का है। अगर काम इस प्रकार का है कि उसमें इवैल्यूएशन ऑफ द एविडेंस, ठीक है, या कोई ऐसा परीक्षण करना शामिल है जिसका प्रभाव क्या होगा, जिसका प्रभाव होगा किसी व्यक्ति को दंड का मिलना, या जिसका प्रभाव होगा किसी पर कोई जुर्माना यानी पेनाल्टी यानी शास्ति इसको इंपोज करना, यह जिसका प्रभाव होगा जिस काम का कि अन्वेषण, जांच या विचारण इसके कंप्लीट होने तक किसी व्यक्ति को डिटेन रखना, निरोध में रखना यानी जेल भेजना यानी निरोध में भेजना, यह प्रभाव होगा, तो फिर उस काम को करने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट सशक्त है ऐसा माना जाए। ठीक है ना। अब कामों में डिवीजन कर रहे हैं, कामों में कि जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक ये चीजें मानी जाएंगी, या तो संदर्भ ही कहता हो कि कुछ और है स्थिति, ठीक है, या जो प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकार के हैं, जैसे अनुज्ञप्ति का अनुदान, अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस, लाइसेंस उस काम की बाबत दिया जाता है, या यूं कहें लाइसेंस एक ऐसी अनुमति है जो ऐसे काम का किया जाना वैध बना देती है जिस काम का किया जाना ऐसी अनुमति के अभाव में अवैध होता। यानी हथियार लेकर चलना अगर आपके पास आर्म्स लाइसेंस न हो तो अवैध होगा। इसलिए वो अधिकार पत्र जिसे आप आर्म्स लाइसेंस के नाम से जानते हो, उसे आपके पक्ष में जारी कर देने के प्रभाव और परिणाम के कारण आपके द्वारा शस्त्र ले जाने की कार्यवाही वैध मान ली जाएगी। तो वो अधिकार पत्र एक ऐसा लाइसेंस हुआ, एक ऐसी अनुमति हुई जिसके आधार पर उस काम का किया जाना वैध हो गया, जो वैसी अनुमति के अभाव में किया जाना अवैध होता। तो लाइसेंस इसी का नाम, ठीक है। तो कहता है जो प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकार के हैं, जैसे अनुज्ञप्ति का अनुदान, अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द किया जाना, अभियोजन की मंजूरी, अभियोजन की मंजूरी यानी किसी को विचारित करने के लिए राज्य अपनी ताकत का उपयोग करे या न करे, ठीक है ना। ये तय करना कि किसी का अभियोजन हो, जैसे अभी उन्होंने कहा राज्यपाल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को अभियोजित करने की मंजूरी दे दी। राज्यपाल कौन है? राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख, ठीक है ना।
राज्यपाल ये काम स्वयं करें या किसी अथॉरिटी को देना है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभियोजन की मंजूरी दे सकेंगे। तो कहता है जो प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकार के हैं, जैसे अनुज्ञप्ति का अनुदान, अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द किया जाना, अभियोजन की मंजूरी, अभियोजन वापस लेना। अभियोजन चलता क्यों है आपका? इसलिए क्योंकि आपने एक ऐसा काम कर दिया। अभियोजन काहे की बाबत चलता है? अपराध की बाबत। अभियोजन अपराध का होता है ना। और अपराध क्या है? ऐसा कृत्य लोग जिसे विधि ने प्रच्छिद्ध और दंडनीय बनाया है। विधि ने उसे प्रच्छिद्ध और दंडनीय क्यों बनाया है? इसलिए कि किसी मानव प्राणी से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो उतना घिनौना काम करेगा जितना आपने कर दिया। ठीक है ना? क्योंकि हमने कहा ना कि आदमी होने के लिए न्यूनतम आदमियत आप में होनी जरूरी है। अधिकतम आदमियत ये महापुरुष होने के लिए जरूरी है, लेकिन आदमी होने के लिए न्यूनतम आदमियत होनी जरूरी है। केवल प्रारूप में आदमी होना इतना ही पर्याप्त नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, अभी कोई हमें बता रहा था कि कोई जज साहब गए, किसी नारियल वाले से ये कह रहे थे कि हम जज साहब हैं, जो नारियल तुम 70 रुपए का दे रहे हो हमें 60 रुपए का दो, नहीं तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। तो वो जज साहब को गलत बता रहे थे। हमारे दृष्टिकोण से नारियल वाला गलत, क्योंकि जज साहब प्रारूप में जज साहब है, इनफैक्ट वो भिखारी हैं। ठीक है? और ये जो नारियल वाला है इससे वो अपेक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो नारियल वाला उनकी नजर में दाता है और वो दे सकता है। तो क्या वही भिखारी को 10 रुपए नहीं छोड़ता? इन्हें भी छोड़ दे तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? इन्हें भी छोड़ दीजिए। आप भिखारी को 10 रुपए देते हैं नहीं देते हैं? ये प्रारूप में जज साहब हैं तो तुम्हें भिखारी हैं, वो प्रारूप में नारियल वाला है तो तुम्हें वो दाता है, तो तुम्हें वो ईश्वर के तुल्य है, क्योंकि दाता सिर्फ ईश्वर है। तो इसे नारियल वाले को धन्यवाद करना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जज साहब को, कि जज साहब ने उसे भगवान माना। वो 10 रुपए उससे मांग रहे हैं और इस नारियल वाले को इस भाव के साथ कि ये भिखारी है, इसे 10 रुपए छोड़ देने चाहिए। हमारा दृष्टिकोण ये, घटना एक ही है, देखने के दृष्टिकोण अलग। तो चीजें प्रारूप में है, चीजें तत्व में है। तो आप प्रारूप में आदमी हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम आदमियत ये तो आप में होनी चाहिए। और न्यूनतम आदमियत कितनी हो ये कानून तय कर देता है कि कम से कम इतना हो, तब हम मानेंगे कि आप आदमी के रूप में इस सोसाइटी में रहने लायक हैं। और अगर इतना भी नहीं तो फिर हम भाई आपको इस सोसाइटी में नहीं रहने देंगे। तब तो हम आपको इस सोसाइटी से अलग एक बाड़ा बनाएंगे, जिसे जेल कहेंगे, उसमें रखेंगे, जब तक आप इस सोसाइटी में रहने लायक नहीं हो जाते। आप विचार की चोरी करो, चोर तब भी हो, ठीक है? आप आइडिया चुराओ, चोर तब भी हो। आप किसी की पोस्ट चोरी करो, चोर तब भी हो। लेकिन उतने बड़े चोर नहीं हो जब किसी की वस्तु ही चुरा लो, ठीक है ना? तो वस्तु की चोरी, ये वस्तु को उसकी अनुमति के बिना ले लेना, ये इस स्तर का गलत है कि जो ये कर रहा है कम से कम उसे फिर मानव समाज में रहने का कोई हक नहीं। आप में न्यूनतम नैतिकता ये तो होनी चाहिए। अरे मिनिमम तो हो, वस्तुएं तो ना चुराओ, विचार तो चुरा ही रहे हो। चुराओ, विचार चुराओ, उससे समाज में अशांति नहीं फैलेगी। लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट यही कर देंगे कि तुम्हारा चोरी का है, और जिसका चुरा लोगे वो भी शिकायत करने नहीं आएगा, कहेगा अरे
ठीक है मरने दो, लेकिन वस्तु चुराओगे तो वो जूता लेकर आएगा और डंडा लेकर अगर आया तो व्यवस्था और शांति भंग होगी। अब हमारा काम शुरू होगा, ठीक है ना। तो अपराध के रूप में उस नैतिकता के न्यूनतम उल्लंघन को चिन्हित किया जाता है जिसका उल्लंघन किए जाने की दशा में समाज में अशांति पैदा हो जाएगी। और उस नैतिकता के न्यूनतम अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिस एजेंसी का गठन होता है उसी को पुलिस कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है पुलिस स्टेट है। पुलिस स्टेट का मतलब यह हुआ कि राज्य अपने नागरिकों के जीवन में सिर्फ इसलिए हस्तक्षेप कर रहा है कि वह न्यूनतम नैतिकता से पतित न हो। उनके कल्याण की चिंता करना यह उसका काम नहीं है, और जब उनके कल्याण की चिंता करना यह राज्य अपना काम बना लेता है तो फिर उसे पुलिस स्टेट नहीं, सोशल वेलफेयर स्टेट कहते हैं। हम पुलिस स्टेट से सोशल वेलफेयर स्टेट की ओर गए। आप बार बार किताबों में पढ़ते हैं पुलिस स्टेट, आपको समझ में नहीं आता कि पुलिस स्टेट होता कौन सा है। वो स्टेट जो न्यूनतम नैतिकता के उल्लंघन की चिंता कर रहा है, ठीक है, न्यूनतम नैतिकता। तो जब आप न्यूनतम नैतिकता इसका उल्लंघन कर देते हैं तो आप अपराध करते हैं, और फिर उस न्यूनतम नैतिकता के अनुपालन के लिए राज्य प्रयत्न करता है और राज्य फिर उस न्यूनतम नैतिकता का अनुपालन आपसे सुनिश्चित कराता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो अभियोजन की मंजूरी है ये कौन देगा? राज्य। कौन? राज्य का कौन सा अंग? कार्यपालिका। क्यों? नो डाउट। अब इसकी जरूरत क्यों? इसलिए कि नो डाउट, चलो हमने मान लिया आपने ऐसा काम किया है जो न्यूनतम नैतिकता का उल्लंघन ये किया जा सकता है, या न्यूनतम नैतिकता का उल्लंघन कहा जा सकता है, अर्थात आपने अपराध किया है, ठीक है ना। आपको दंडित होना चाहिए, ठीक है। व्यवस्था मेंटेन रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो सरकार की है। सरकार देख रही है भाई अभियोजन हम क्यों चला रहे हैं, इसलिए ना कि आपने न्यूनतम नैतिकता का उल्लंघन किया। आपका समाज में रहना मानव समाज के लिए ठीक नहीं, क्योंकि आप मानव समाज में रहने लायक ही नहीं। आप न्यूनतम नैतिकता का उल्लंघन न करते, न्यूनतम नैतिकता का पालन करते, भले ही अधिकतम नैतिकता का न करते, तो हम आपको बुरा आदमी कहते हैं कि भाई वो ठीक आदमी नहीं है। लेकिन तुम तो न्यूनतम नैतिकता का अनुपालन भी नहीं कर रहा है, तो तुम तो रहने लायक ही नहीं हो। और हम सब न्यूनतम नैतिकता का ही अनुपालन करते हैं, अधिकतम का नहीं। अधिकतम का तो राम और कृष्ण करते हैं, वो महापुरुष हैं, वो मैक्सिमम आदमी हैं, हम मिनिमम आदमी हैं। इसलिए तो सरकार ये तय करेगी कि अगर किसी ने वो काम कर भी दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, या जिसे नैतिकता का न्यूनतम उल्लंघन कहा जा सकता है, लेकिन और अभियोजन हमने शुरू भी कर दिया, उसका अभियोजन शुरू भी कर दिया है, लेकिन हमें दिख ये रहा है कि अब उसमें पर्याप्त सुधार है, या उसने कुछ ऐसा किया है जो समाजोपयोगी है, और अगर वो दोष सिद्ध हो गया तो जेल जाएगा। अब उसके जेल जाने से समाज को नुकसान होगा। हम उसे जेल क्यों भेज रहे थे? बदला लेने के लिए नहीं, सुधार के लिए। तो अभियोजन चलते चलते अगर उसमें सुधार आ गया या उसने कुछ समाजोपयोगी कर दिया, तो अभियोजन वापस लेने का हक किसे होना चाहिए? ये किसे होना चाहिए? कार्यपालिका को, उसी को होना चाहिए। तो अभियोजन की मंजूरी और अभियोजन की वापसी, दोनों हक किसके? कार्यपालिका के। हां, यह देखना जरूरी है कि कार्यपालिका की इस शक्ति का प्रयोग जिसने किया है
उसने समाज हित में इसका प्रयोग किया है या समाज के हित में नहीं। इसीलिए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बीएनएसएस में संबंधित प्रोविजन पर पहुंचेंगे, और सीआरपीसी में पुरानी में वो प्रोविजन कौन सा है, 321, जहां अभियोजन को वापस लेने का हक लोक अभियोजक का है, और लोक अभियोजक प्रतिनिधि किसका है, राज्य का। लेकिन लोक अभियोजक अभियोजन की वापसी राज्य की सहमति से और न्यायालय की अनुमति से करेगा, ताकि यह तय हो सके कि जो कुछ किया जा रहा है वो लोक हित में ही किया जा रहा है, उसमें पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है ना। तो कार्यपालिकीय काम या कार्यपालिका को जो करने चाहिए, उन सारे कामों को करने की जिम्मेदारी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की है, और जिनका किया जाना व्यक्ति को दंड या निरोध में रखने का के रूप में, ठीक है, रखे जाने वाले काम ये हो सकता है, उन सबको करने का की ताकत किसकी है, न्यायिक मजिस्ट्रेट की। जब तक संदर्भ से अन्यथा प्रतीत ना हो। तो 3 निर्देशों का अर्थ लगाना सिखाता है। धारा 3 ये बता रही है कि निर्देश, इनके अर्थ कैसे लगेंगे। बीएनएसएस में जहां पर मजिस्ट्रेट शब्द इसका प्रयोग हो गया और विशेषक शब्द लगा नहीं, तो फिर हम ये देखेंगे कि बीएनएसएस में स्पेसिफिकली वो काम किससे दिया गया है। और अन्य विधियों में जो हम विचार करेंगे तो ये देखेंगे काम की प्रकृति क्या है, काम की प्रकृति क्या है, और उसके मुताबिक हम ये तय करेंगे कि कौन से मजिस्ट्रेट द्वारा वे काम किए जाएंगे, और वो भी जब तक संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो। ठीक है ना। ये धारा 3 है। धारा 4 कहती है भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी। तो इस बात को समझने में कोई दिक्कत है ही नहीं। भारतीय न्याय संहिता के संबंध का जहां तक संबंध है, वहां तक भारतीय न्याय संहिता, उसमें जितने अपराध परिभाषित हैं उन सबके बारे में, चाहे जांच कौन करेगा, न्यायालय। किस लिए करेगा, यह देखने के लिए कि विचारण के लिए कोई आधार है या नहीं। ठीक है। लेकिन यानी कि यह देखने की कोशिश कि विचारण के लिए कोई आधार है या नहीं, यह भी जांच का उद्देश्य होगा, और जांच अन्य उद्देश्यों से भी न्यायालय के द्वारा की जाएगी। जब जांच हमने बताया था, क्योंकि उसने कहा था जांच से अभिप्रेत है अन्वेषण के सिवाय ऐसी सभी जांचें जो इस संहिता के अधीन की जाएं। और हमने कहा था कि जब हम लोग आगे बीएनएसएस में प्रवेश करेंगे तो जांच इस उद्देश्य से भी की जाएगी कि किसी व्यक्ति को विचारण के अधीन किया जाए, और इस उद्देश्य से भी की जाएगी कि किसी व्यक्ति को सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजा जाए या न भेजा जाए। इस उद्देश्य से भी की जाएगी कि वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध पुलिस ने कोई आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया है, क्या उसको भी विचारित किया जाए। यानी भिन्न भिन्न उद्देश्यों से जांचें चलेंगी, लेकिन वे अन्वेषण से भिन्न होंगी। और जांच कौन करेगा, हमेशा न्यायालय। ठीक है। वो किस उद्देश्य से करेगा ये बात अलग है, और अन्वेषण हमेशा पुलिस करेगी। किस उद्देश्य से, केवल एक उद्देश्य से कि जिस अपराध के बाबत वो अन्वेषण कर रहे हो उसके लिए व्यक्ति को विचारित किया जाए या न किया जाए। इसीलिए अन्वेषण की इस रिपोर्ट को जब भेजा जाएगा पुलिस के द्वारा तो उसे अंतर्गत धारा 193(3) ही भेजा जाएगा,
और उसे अन्वेषण की रिपोर्ट ही कहा जाएगा। लेकिन अगर जांच के दौरान, ठीक है, जांच के दौरान यानी आपने परिवाद किया है मजिस्ट्रेट से, और मजिस्ट्रेट उस परिवाद की जांच कर रहा है कि आपका परिवाद कितना सच है, क्योंकि परिवाद के बाद हम उस व्यक्ति को विचारित करें या न करें जिसे आप विचारित करने की मांग कर रहे हो, यह भी अपने में विचार योग्य बिंदु है। उस परिवाद की जांच करते हुए हम अपने को किसी निष्कर्ष पर लाने के लिए पुलिस से यह कह रहे हैं कि अन्वेषण करके भेजो, तो अन्वेषण किसकी ताकत से हो रहा? मेरी ताकत से। उस अन्वेषण की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किसे लेना है? हमें। तो वो जो रिपोर्ट आएगी उसे पुलिस रिपोर्ट कैसे कह सकते हैं? ठीक है, और यही स्पष्टीकरण में लिखा, यही आपका सवाल था, यही तो सवाल था कि परिवाद इसकी जांच करते समय पुलिस जब रिपोर्ट भेजती है तो उसे पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं कहते? इसीलिए नहीं कहते क्योंकि वो करवा कौन रहा है? वो तो न्यायालय करवा रहा है, पुलिस थोड़ा ही कर रही है। न्यायालय स्वयं की सहायता के लिए आपसे कह रहा है कि रिपोर्ट भेजिए अन्वेषण करके। तो आपने अन्वेषण किया, ठीक है, या उससे किसी और से मंगवाई, तो अन्य उससे भी तो वो मंगवा सकता है। उसने जो रिपोर्ट मंगवाई वो पुलिस रिपोर्ट ही होगी, अव्वल तो यही तय नहीं। और अगर पुलिस ही भेजे तो भी, क्योंकि वो पुलिस का खुद का निष्कर्ष नहीं है, उस निष्कर्ष के आधार पर न्यायालय कार्रवाई करेगा, इसलिए, ठीक है। और जब अन्वेषण के बाद उसने रिपोर्ट भेजी है तो साक्ष्य संकलन हो चुका है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपराध के लिए कार्रवाई की जाए या न की जाए, तो फिर आगे 204 के जो प्रोसेस है वो चलेंगे। ये क्या होगा ये आगे जब बीएनएसएस में हम लोग प्रवेश करेंगे तो देख लेंगे। लेकिन एक मोटी बात यहां पर कि भारतीय न्याय संहिता, इसके अंतर्गत जितने अपराधों की जांच विचारण या अन्य कार्यवाहियां कौन सी? जब जमानत मांगेंगे आप, अपराध करने का आरोप जब आपके ऊपर लगा, साथ में यह आरोप भी लगा कि आपने कार का उपयोग अपराध करने के लिए किया। अब कार पुलिस अपने कब्जे में ले लेगी, आप कार की वापसी चाहोगे, आप ये चाहोगे, आप कहोगे कि भाई अंत में अगर ये सिद्ध हुआ कि हमने कार का उपयोग नहीं किया या हमने अपराध किया ही नहीं, तब तक कार तो खराब हो जाएगी, तो ये हमें दे दी जाए। तो कार आपको दी जाए या न दी जाए ये अपराध का विचारण नहीं है, लेकिन अपराध से संबंधित अन्य विचारण है, यह अन्य कार्यवाही है, ठीक है ना। तो भारतीय न्याय संहिता से संबंधित सभी अपराधों की जांच विचारण और अन्य कार्यवाहियां इसी संहिता के अधीन होंगी, ये तो बात तय हो गई। जहां तक अन्य विधियों का मामला है तो अन्य विधियों के संबंध में कहता है किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधों के अधीन, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित के अधीन रहते हुए की जाएगी। यानी अन्य विधियों के अंतर्गत अगर विचारण, जांच, अन्वेषण या अन्य कार्यवाही होनी है अन्य विधियों के अंतर्गत, तो सामान्य तौर पर सीआरपीसी के मुताबिक या बीएनएसएस के मुताबिक ही की जाएगी। सामान्य नियम यही होगा। लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशन इसी में दे रखी है। एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या है? किंतु के बाद जो कुछ लिखा है वो एक्सेप्शनल सिचुएशन है। कहता किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमन करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित के अधीन रहते हुए की जाएगी। यानी अगर कोई अधिनियमित यानी कानून उस समय प्रवर्तन में है जिस समय पर अन्य विधि के अधीन जांच, विचारण, अन्वेषण या अन्य कार्यवाही को करने की जरूरत पड़ रही है और वो अन्य विधि के प्रावधान या अन्य अधिनियमित के प्रावधान कुछ भिन्न रीति
ये बता रहे हैं अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की, तो फिर वो लागू होगा। ठीक है ना, क्योंकि उसके अधीन रहते हुए, यानी वहां कुछ भी ना हो तो ये, तब अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही इस संहिता के प्रावधानों के अधीन। और अन्य अधिनियमिति है तो अन्य अधिनियमिति के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, यानी जहां तक अन्य अधिनियमिति में प्रावधान है वहां तक वो लागू होगा। और अगर संपूर्ण प्रक्रिया अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की उस अधिनियमिति में दे रखी तो संपूर्ण प्रक्रिया उसी की लागू होगी। और अगर संपूर्ण नहीं दे रखी तो जहां तक वहां दे रखी है वहां तक वहां उसकी, और शेष यहां की। और अगर कतई नहीं दे रखी तो फिर यहां की। ठीक है, ऐसे करके सेक्शन 4 इसका अर्थान्वयन किया जाएगा। शेष चर्चा सेक्शन 5 व्यावृत्ति खंड बचता है, इसे थोड़ा व्याख्यायित करने की जरूरत है और अब समय नहीं बच रहा व्याख्यायित करने का, इसलिए अब इसकी चर्चा सेक्शन 5 इसकी अगले क्लास में करेंगे और फिर धारा 6 से विधिवत प्रवेश बीएनएसएस में हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात अगले क्लास में।